हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का कैरियर विल ऐप पर। फटाफट से सारे बच्चे भाई ऑनलाइन आ जाओ। अब क्लास स्टार्ट हुई है 2:15 पे। ठीक है भाई, एक बार फटाफट आ जाओ, फिर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एनसीएफ। आज थोड़ा सा लेट हो गए, कुछ बस थोड़ा सा लेट हुए हैं, वैसे ज्यादा लेट नहीं है। फटाफट आ जाओ भाई। चलो फिर ठीक है, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं टाइम को बिना वेस्ट किए। काफी बच्चे ऑनलाइन आ गए हैं। चलो भाई करें फिर टॉपिक स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है एनसीएफ 2005। एक से दो क्वेश्चन जरूर आएंगे भाई यहाँ पे, ठीक है। इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आते हैं, दो से तीन भी आ सकते हैं। पेडागोजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है। भाई सभी को वीडियो दिखाई दे रही है, ठीक है। मैं एकदम ठीक हूँ और आप सभी भी ठीक ही होंगे। 15 मिनट लेट, बस थोड़ा सा लेट हो गए हैं क्योंकि आज रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक मिल गया था, जिस वजह से। ठीक है, करें भाई स्टार्ट। चलो स्टार्ट कर ही लेते हैं, ज्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं। आज का जो हमारा टॉपिक है कौन सा है? एनसीएफ। एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005। एनसीएफ की फुल फॉर्म क्या है ये भी आ जाती है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। ठीक है, कई बार फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। देखो इस जो ये टॉपिक है ना एनसीएफ 2005, इससे क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी में भी आ सकता है, इंग्लिश में भी आ सकता है, मैथ में भी आ सकता है, ईवीएस में भी आ सकता है, साइंस, चाहे वो भाई साइंस पेडागोजी हो या एसएसटी पेडागोजी, या इवन सीडीपी में भी इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो टॉपिक पे ध्यान दो, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है जो हमारा नेशनल करिकुलम है, ठीक है, इसको कौन बना? हमारी एनपी जो एनपीई थी, एनपी का मतलब होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, उसमें क्या हुआ था 1986 में, इन्होंने एक एनसीईआरटी को एक स्पेशल रोल दिया था कि हमारे देश का करिकुलम कौन बनाएगा आज से? एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी कौन क्या बनाता है भाई? हमारे देश का करिकुलम। कई बार ये क्वेश्चन आया है कि देश का करिकुलम कौन बनाता है? एनसीईआरटी। हमारे देश का करिकुलम कौन, किस संस्था के पास है? एनसीईआरटी। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। अब देखो क्या होगा इसमें। एनपीई जो हमारी नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन थी, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन थी, उसने एक स्पेशल रोल दिया था एनसीईआरटी को कि वो हमारा एनसीएफ बनाए। अब तक एनसीईआरटी ने 4 बार एनसीएफ बनाया है। देखो हमारी एनसीईआरटी, हमारा एनसीएफ अभी तक कितनी बार बना है भाई? ये देख लो, हमारा एनसीएफ 2005 की आज हम बात कर रहे हैं, और बना कितनी बार है अभी तक? 4 बार। एक बना था 1975 में, 1988 में, 2000 में, 2005 में। ठीक है, 4 बार अभी तक हमारा क्या बन चुका है? एनसीएफ। इनमें देखो डिफरेंस क्या था, जो ये तीन जो करिकुलम थी, इनकी अप्रोच थी व्यवहारवादी अप्रोच थी, यानी कि बिहेवियरिस्टिक।
बिहेवियरिस्टिक, व्यवहारवादी अप्रोच थी इनकी। पर जो हमारा आज जो करिकुलम चल रहा है उसकी अप्रोच क्या है भाई? कंस्ट्रक्टिविस्ट, संरचनावादी, संरचनावादी अप्रोच रही है। ये क्वेश्चन भी काफी बार आया है। जो आज का करिकुलम है उसकी अप्रोच क्या है? संरचनावादी। संरचनावादी का मतलब देखो होता क्या है, यानी कि बच्चे अपना ज्ञान का निर्माण खुद करें। बच्चों को ज्ञान का इतनी अपॉर्चुनिटीज दो ताकि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करें, ठीक है। ऐसी टीचर को एड्स यूज करने चाहिए, ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए जिससे बच्चों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिले, वो खुद कार्य को करके अपने ज्ञान का निर्माण खुद करे। देखो कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब होता है अपने ज्ञान का निर्माण खुद करना, ज्ञान का निर्माण खुद करना, खुद करना। बच्चों को इतनी अपॉर्चुनिटी दो, बच्चे रटे ना चीजों को, अपने ज्ञान का निर्माण खुद करे, ठीक है। तो आज की अप्रोच क्या है हमारे एनसीएफ 2005 की? कंस्ट्रक्टिविस्ट। ये क्वेश्चन काफी बार आया है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, दोबारा भी आ सकता है। इंपॉर्टेंट ये है भाई, कौन सी अप्रोच है? कंस्ट्रक्टिविस्ट। और इनकी क्या थी? व्यवहारवादी, ठीक है। अब आगे चलते हैं भाई, इसके आगे क्या था देख लेते हैं एक बार स्लाइड में। एनसीएफ, अब तक एनसीईआरटी ने 4 एनसीएफ का प्रकाशन किया है, ठीक है। अभी तक कितने बार हमारा एनसीएफ बना है? 4 बार। कब कब बना है? 1975, 1988, 2000। इनकी अप्रोच थी बिहेवियरिस्टिक, यानी कि व्यवहारवादी। इनकी अप्रोच कैसी थी भाई? व्यवहारवादी, इसका ध्यान रखना। 2005 की अप्रोच क्या थी भाई? कंस्ट्रक्टिविस्ट, ये लिख लेना है यहाँ पे, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच थी, संरचनावादी। संरचनावादी का मतलब होता है बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करें, यानी बच्चों को हम ऐसे अवसर प्रदान करें जिससे बच्चे रटत विधि से हटकर खुद अपनी नॉलेज को क्रिएट करें, रचनावादी सोच विकसित हो, ठीक है। ब्रेल लिपि का आविष्कार भाई 1832 में हुआ था। आरती ने क्वेश्चन पूछा है, ब्रेल लिपि का आविष्कार 1832 में हुआ था, ठीक है, इसको क्लियर रख लेना। एक बार कमेंट देख लेते हूँ, काफी कमेंट्स आ रहे हैं भाई। तलत, मुझे आपका कमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, बस ये दिखाई दे रहा है मैम, प्लीज मेरा कमेंट का रिप्लाई करो। कमेंट नहीं आ रहा है, ठीक है। आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा। चलती है भाई प्रियंका, वीडियो चलती है, मैंने कई बार देखी है, ठीक है। आज 2:15 पे क्लास स्टार्ट हुई है, ओके। चलो, अब ये बात सबको क्लियर हो गई होगी, आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा है वो भी देख लेते हैं। अब हुआ क्या था देखो, एनसीएफ के क्या क्या कार्य, फंक्शंस ऑफ एनसीएफ। फंक्शंस, हमारे एनसीएफ के फंक्शंस क्या क्या है? एक तो सिलेबस डिजाइन करना, विषय वस्तु डिसाइड करना, दूसरा टेक्स्ट बुक डिजाइन करना, बुक बनाना, तीसरा टीचिंग प्रैक्टिस कराना, यानी कि शिक्षण विधियां कैसी हो जिससे बच्चे मैक्सिमम सीखें। टीचिंग मेथड्स ऐसे होने चाहिए, टीचर्स में वो क्वालिटीज होनी चाहिए कि जिससे ज्यादा से ज्यादा फायदा बच्चों का हो, बच्चे ज्यादा सीख पाए, ठीक है, बच्चे ज्यादा चीजों को सीख पाए, रटे ना, ओके। चलो भाई नेक्स्ट, ये 3 रोल है हमारी एनसीएफ के। अब हुआ क्या था देखो भाई, जब हमारा एनसीएफ बनना था 14 जुलाई 2004 से 19 जुलाई 2004 के बीच एक मीटिंग हुई जिसमें हुआ क्या था,
देखो क्वेश्चंस मैं कराऊंगी, पहले सारे टॉपिक्स क्लियर कर लेते हैं और 3 से 4 क्लासेस में सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, फिर हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे डेली। ठीक है, सारे क्वेश्चन कराऊंगी हर टॉपिक से रिलेटेड। देखो खलीदा, अगर आप लिखने बैठ गए ना तो टॉपिक पूरा नहीं हो पाएगा, आप बाद में लिख सकते हो, इवन मैं पीडीएफ भी अवेलेबल कराती हूँ। ठीक है, मैं अब आप लिखने बैठ गए तो टॉपिक नहीं हो पाएगा, या आप बाद में भी लिख सकते हो, पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं। क्या हुआ था जब मीटिंग हुई थी 14 जुलाई और 19 जुलाई के बीच में, तो लोकसभा में ऐसा बोला गया था कि जो हमारा एनसीएफ है, एनसीएफ 2000 है, एनसीएफ 2000, वो हमारी आज की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमें इसको बदलना चाहिए। तो अध्यक्षता की गई थी, तो प्रोफेसर यशपाल प्लस 21 फोकस्ड ग्रुप थे, 21 फोकस ग्रुप थे जिन्होंने क्या किया था भाई, नेशनल फ्रेमवर्क में बनाने में काफी मदद की थी। ठीक है, तो अब इस एक बार प्रोफेसर यशपाल के बारे में हम पढ़ लेते हैं। प्रोफेसर यशपाल कौन थे? प्रोफेसर यशपाल, इनसे भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, प्रोफेसर यशपाल। ठीक है, इन्होंने 1993 में एक कंसेप्ट दिया था, लर्निंग विदाउट बर्डन, बिना बोझ के शिक्षा, बिना बोझ के शिक्षा। इन्होंने कंसेप्ट दिया था लर्निंग विदाउट, यशपाल कमेटी भी हम उसको बोल देते हैं। ठीक है, बिना बोझ के शिक्षा। देखो बिना बोझ का मतलब ये नहीं है कि जो बैग है उसको कम कर दो, किताबें कम कर दो, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि बच्चों को इस तरीके से पढ़ाया जाए ताकि उनको पढ़ाई में मजा आए। ठीक है, उनको पढ़ाई में क्या है भाई, मजा, उनको इंटरेस्ट आए, तो उनको पढ़ाई बोझ नहीं लगेगी। ठीक है, तो इस कंसेप्ट का मतलब ये है कि बच्चों को इस प्रकार से शिक्षा, अपॉर्चुनिटीज दी जाए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा सीखे और उन्हें पढ़ाई बोझ ना लगे। जैसे कि एग्जाम्पल में देती हूँ, अगर आप एक छोटे बच्चे को कहोगे कि भाई ये 500 मीटर दूर से मेरा ये सामान ला दो, बच्चा कहेगा नहीं मैं थका हुआ हूं। ठीक है, क्या कहेगा बच्चा? थका हुआ है। क्यों? क्योंकि बच्चे को उस काम को करने में मजा नहीं आ रहा है। पर अगर बच्चे को आप पूरे दिन साइकिल दे दो, वो पूरे दिन चला लेगा। क्यों? क्योंकि उसको उस काम को करने में मजा आ रहा है। ठीक है, उसको उस काम को करने में क्या आ रहा है भाई? मजा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट से ही लिया गया था कि बच्चों को इस तरीके से शिक्षा दो ताकि बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में मजा आए, बोझ ना लगे। ठीक है, ओके भाई, एक्टिविटी करवाओ, हैंड एक्टिविटीज करवाओ, उनसे करवाओ चीजें और भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज करो, टीचिंग एड यूज करो, उनको भ्रमण पर ले जाओ। ठीक है, मिड डे मील आया था भाई 15 अगस्त 1995। नेक्स्ट, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इन्होंने बोला था प्रोफेसर यशपाल ने, कंटेंट बेस्ड नॉलेज कम दी जानी चाहिए बच्चों को, ऐसी नॉलेज दी जाए जिससे आनंद की अनुभूति हो, तो एंजॉय करे और बर्डन फील न करे। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, अगर आप बच्चे से ये कहेंगे यहां से 1.5 किलोमीटर दूर जाओ और ये लाओ, तो बच्चा क्या कहेगा भाई? नहीं, मैं थका हुआ, मैं नहीं कर सकता। पर अगर बच्चे से आप पूरे दिन पतंग उड़वा लो, वो पूरे दिन धूप में भी पतंग उड़ा लेगा। क्यों? क्योंकि उसको उस काम को करने में भी मजा आता है। ठीक है, नेक्स्ट, यशपाल की अध्यक्षता में एक क्या हुआ था, देखो भाई, प्रोफेसर यशपाल, ये क्वेश्चन कई बार आया है। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी,
NSC, इसकी फुल फॉर्म लिख लो, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी। ये कमेटी बनी थी किसके, उसमें भाई अंडर में प्रोफेसर यशपाल के अंडर में। इसका नाम राष्ट्रीय संचालन समिति, राष्ट्रीय संचालन समिति। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार आया है। नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल। ठीक है, कौन थे भाई अध्यक्ष इसके? मेंबर ऑफ नेशनल स्टीयरिंग कमेटी वाज प्रोफेसर यशपाल। ये क्वेश्चन कई बार ही आया है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है, देखो हमारे इसमें हुआ क्या था भाई, एनसीएफ को बनाने में अध्यक्ष तो हमारे थे प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर यशपाल +30 प्रोफेसर यशपाल तो इसके भाई कौन थे? अध्यक्ष। एंड 35 मेंबर्स इंक्लूडिंग प्रोफेसर यशपाल, पर डायरेक्टर कौन थे? डायरेक्टर कौन थे हमारे इसके एनसीएफ के? ये क्वेश्चन भी कई बार ही आया है। कृष्ण कुमार। और कितने फोकस ग्रुप थे? 21 फोकस्ड ग्रुप। ये क्वेश्चन कई बार आया भाई। अध्यक्ष कौन थे भाई? प्रोफेसर यशपाल। 35 मेंबर से टोटल, जिसमें प्रोफेसर यशपाल इंक्लूडेड थे। और डायरेक्टर कौन थे? कृष्ण कुमार +21 फोकस ग्रुप। ये वो फोकस्ड ग्रुप थे, देख लेते हैं आगे एक बारी। ये वो फोकस ग्रुप थे जिस पर ध्यान केंद्रित किया गया, यानी पब्लिश करने से पहले जिन पर विचार विमर्श किया जाता है, अप्लाई करने से पहले, इंप्लीमेंट करने से पहले हम देख लेते हैं क्या ये चीज हमने सही बनाई है या नहीं। ठीक है, बनाने से पहले हम अप्लाई करके देखते हैं। अप्लाई करा, ठीक है, उससे कितने फोकस ग्रुप के ऊपर अप्लाई किया था भाई? 21। ठीक है, हमारी राज्यों की एनसीईआरटी और डाइट से भी सहयोग लिया गया। एनसीईआरटी के कितने रीजनल ऑफिस है भाई? 5। ये क्वेश्चन कई बार आया है। कौन कौन से हैं? अजमेर, भोपाल, मैसूर, भुवनेश्वर, शिमला। ये आप याद कर लेना। एनसीईआरटी जो हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाती है या हमारे देश का करिकुलम बनाती है, उसके कितने रीजनल ऑफिस है? 5। और वो कहां कहां पर, ये नाम जरूर याद कर लेना। अजमेर, भोपाल, मैसूर, भुवनेश्वर, शिलोंग। ठीक है, आप लोगों को भाई पीडीएफ मिल जाएगी। बिल्कुल आता है भाई, आजकल सीटेट में डीप ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आजकल सीटेट में कैसे क्वेश्चन आते हैं? डीप क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट। हाँ, इन 5 जगहों पर सेमिनार आयोजित हुए भाई। एनसीएफ 2005 का जो मूल मंत्र था, स्पिरिट। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ ये याद रखना कि एनसीएफ को बनाने का जो मूल मंत्र है वो कहां से मिला। ठीक है, एनसीएफ बनाने का जो मूल मंत्र है वो कहां से मिला? एनसीएफ का मूल मंत्र, जो भावना, मतलब उसको बनाने के लिए हमें कहां से भावना मिली? रविंद्रनाथ टैगोर का एक निबंध है जिसका नाम है भाई सभ्यता एवं प्रगति, सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। यहां से मिली। काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है भाई, इसको लिख लेना। उसमें उन्होंने एक वर्ड लिखा था गया कि सृजनात्मक और उदार आनंद की पूंजी है।
उदारवादी, उदारता है भाई, उदारता हमारे बचपन की पूंजी है, हमें उसे खराब नहीं करना चाहिए। यानी कि बचपन जो हमारा होता है वो बहुत क्रिएटिव होता है, हमें बचपन को ऐसे वेस्ट नहीं करना, बच्चों को इतनी अपॉर्चुनिटीज देनी है ताकि बच्चे का विकास हो सके, बच्चा ज्यादा से ज्यादा सीख सके। ठीक है, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, क्या मतलब होता है सृजनात्मकता का? क्रिएटिविटी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, एनसीएफ कितनी भाषाओं में पब्लिश किया गया भाई? हमारा एनसीएफ 22 भाषाओं में पब्लिश किया गया। 8वीं अनुसूची 22 भाषा, कौन सी सूची में? 8वीं और 22 भाषाओं में। इसमें 7 राज्यों के सिलेबस को प्रभावित किया। 10 लाख रुपए दिए गए प्रत्येक राज्य को, ग्रांट में दिए गए अपने पुराने सिलेबस को चेंज करने के लिए, को चेंज करने के लिए। हर राज्य को कितने रुपए दिए गए भाई? 10 लाख। ठीक है, ओके। चलो भाई, आई थिंक इतना सबको क्लियर हो गया जितना हमने अभी पढ़ा है। कोई डाउट है तो पूछ लो। 17 है भाई ये, 17, 17 राज्यों के। ठीक है, 17 राज्यों के सिलेबस को प्रभावित किया था एनसीईआरटी ने, एनसीएफ ने। और एनसीएफ हर स्टेट को 10-10 लाख रुपए दिए गए थे ताकि वो अपने उसको क्लियर मतलब चेंज कर सके। ओके, चलो मैं एक बार छोटा सा दोबारा बता देती हूँ क्या क्या था, आप लोग कंफ्यूज ना हो। एनसीएफ थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ लेते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, फर्स्ट, एनसीएफ कौन बनाता है? हमारा एनसीएफ हमारी एनसीईआरटी बनाती है भाई। 4 बार बनाया है, 1975, 1988, 2000, 2005। ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है, ये व्यवहारवादी। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन रहे हैं? अध्यक्ष, मेंबर प्रोफेसर यशपाल। प्रोफेसर यशपाल कौन थे? जिन्होंने 1993 में लर्निंग विदाउट बर्डन का कंसेप्ट दिया था, लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है, और डायरेक्टर कौन थे भाई? डायरेक्टर कृष्ण कुमार, +21 फोकस्ड ग्रुप। ये क्वेश्चन आ सकता है भाई, थोड़ा शॉर्ट में बता दिया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट, मेंबर्स कितने थे टोटल? 35। ये क्वेश्चन आ सकता है, 35 मेंबर्स थे। ठीक है, इंक्लूडिंग प्रोफेसर यशपाल। अब इसका मूल मंत्र हमें कहां से मिला? मूल मंत्र हमें कहां से मिला भाई एनसीएफ को बनाने का? रविंद्रनाथ टैगोर का एक निबंध था। कौन सा निबंध था भाई? सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। ठीक है, सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, सभ्यता एवं प्रगति। वहां से हमें एनसीएफ बनाने का मूल मंत्र मिला। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं, अब आगे आ जाते हैं। 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ एनसीएफ 2005। एनसीएफ के हमारे 5 प्रिंसिपल्स हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट, कनेक्टिंग नॉलेज विद द लाइफ आउटसाइड द स्कूल। ठीक है, कनेक्टिंग नॉलेज, ये काफी बार क्वेश्चन आया है भाई, यही वाली लाइन, कि विद्यालय शिक्षा को स्कूल के बाहरी वातावरण से जोड़ना। यानी कि बच्चों को पढ़ाते समय जो उसका आसपास का वातावरण है, उसकी लर्निंग को उसको जोड़ जोड़ कर पढ़ाओ, जिससे बच्चों को लर्निंग क्या हो जाती है? इजी, वो इंटरेस्टिंग वे में पढ़ते हैं और उनका पूर्व अनुभव मिल जाता है। ठीक है,
उनके आसपास की चीजों के एग्जाम्पल दोगे तो बच्चों को इंटरेस्ट आएगा, वो भी एग्जाम्पल देंगे और उनकी लर्निंग क्या हो जाएगी, इजी हो जाती है इस चीज से। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्करेजिंग रोट लर्निंग, रटन मुक्त अधिगम कार्य करवाना, यानी कि बच्चों को रटवाना नहीं, हमें चीजें चीजें उन्हें इतने अच्छे तरीके से देने ताकि वो इस तरीके से सीखे, उन्हें लर्निंग बोझ ना लगे, रटने पर फोकस नहीं करना। ठीक है, रटने को इन्होंने बिल्कुल नकारा है। नेक्स्ट, एनरिचिंग द करिकुलम बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, यानी कि पाठ्यक्रम को सिर्फ पुस्तकों तक सीमित ना रखकर पुस्तक का ही ज्ञान नहीं देना। जो स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, उससे क्या होता है भाई, बच्चों में ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो बच्चों को बहुत सारी और भी एक्टिविटीज करवानी है पढ़ाई के साथ साथ, ताकि बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट, एग्जामिनेशन शुड बी फ्लेक्सिबल एंड क्लासरूम एक्टिविटी, यानी कि जो एग्जाम्स होंगे वो ऐसे नहीं है कि 2 ही बार होंगे साल में, पूरे साल जो टीचर एनालाइज करता है, टीचर बच्चों को, उसको ज्यादा पता होता है अपने बच्चों के बारे में एज कंपेयर टू जो एग्जाम में पता चलता है। कई बार बच्चे एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाते पर उनको नॉलेज अच्छी होती है, वो एक्टिविटीज में बहुत अच्छा करते हैं। तो एग्जाम्स कभी भी बीच बीच में लो ताकि हमें बच्चों की प्रोग्रेस का पता चल सके। ठीक है, ठीक है भाई, नेक्स्ट, nurturing and developing student in such a way that they become true and dedicated citizen of country, moral values, social values, यानी कि क्या था भाई इसमें कि इस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए ताकि एक बच्चा देश का सच्चा नागरिक बने, सच्चा और समर्पित नागरिक बन सके, देश के लिए काम आए, यूजफुल रिसोर्स बने, जिससे देश का विकास हो। ठीक है भाई, ये 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स थे, यहां से कई बारी क्वेश्चन आया है भाई। ठीक है, मेन इसमें था कि बच्चों की जो लर्निंग है ना उसको उसके अनुभव से जोड़ो, आसपास के वातावरण से जोड़कर पढ़ाओ। ठीक है, जिससे लर्निंग ना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी और बच्चे को लर्निंग बोझ नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीएफ 2005 में। ठीक है, अब आते हैं स्टूडेंट के लिए एनसीएफ क्या कहता है। ठीक है, अब कुछ बातें स्टूडेंट के लिए भी बोली गई है हमारे एनसीएफ में, उसको देख लेते हैं। फर्स्ट, लर्निंग विदाउट बर्डन, कि बच्चों को बिना बोझ के शिक्षा दी जानी चाहिए। दूसरा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए बाल केंद्रित? देखो, बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब होता है कि जिसमें टीचर भी एक्टिव हो और बच्चा भी एक्टिव हो, दोनों एक्टिव हुए तो मतलब बाल केंद्रित शिक्षा है। ठीक है, और अगर टीचर एक्टिव हुआ तो इसका मतलब हुआ वो टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का मतलब हुआ कि ऐसी शिक्षा जिसमें बच्चों के अनुसार, बच्चों की आवश्यकता, जरूरत, रुचि, योग्यता के अनुसार हमें शिक्षण कराना चाहिए। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन, सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जानी चाहिए। 14 वर्ष तक 100% एनरोलमेंट और पूरी पढ़ाई, यानी कि बच्चों को, जो 14 साल के बच्चे हैं उनका नामांकन कराओ भाई स्कूल में, उनका नाम लिखवाओ 100% बच्चों का। और जब तक वो 14 वर्ष की एजुकेशन नहीं ले लेते 8वीं कक्षा तक, उनको स्कूल में रखे रखना है भाई, उनको ना तो फेल करना है ना उनको स्कूल से निकालना है। ठीक है, ये था भाई इसका। देखो, हाँ, एक पी नाइक एक थे भाई, एक बंदे जिन्होंने 3 पिलर ऑफ एजुकेशन दिया है। पी नाइक ने क्या दिया है? 3 पिलर ऑफ एजुकेशन, इक्वेलिटी, समानता, क्वालिटी, गुणवत्ता, मात्रात्मक, ये 3।
यानी कि जो एजुकेशन में उसमें सभी का राइट क्या है? इक्वल। सबको एजुकेशन प्राप्त करने का इक्वल राइट है। क्वालिटी, एजुकेशन क्वालिटी बेस्ड होनी चाहिए। अच्छी एजुकेशन हमें बच्चों को देनी है जिससे बच्चों का विकास हो, समाज का विकास हो, देश का विकास हो। क्वांटिटी, हमें ये भी डिसाइड करना है कि इतनी क्वांटिटी में ये मटेरियल हमें इस कक्षा में पढ़ाना है। जैसे भाई छठी क्लास में इतना सिलेबस हमें कराना है उनके एज के अकॉर्डिंग, उनके एबिलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आते हैं भाई, कई बार क्वेश्चन है 3 पिलर ऑफ एजुकेशन किसने दिया है? पी नाइक ने। ओके। ट्राइपोलर ऑफ एजुकेशन, ट्राइपोलर वो दिया था जॉन ड्यूवी ने, ठीक है। और बाइपोलर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन वो दिया था जॉन एडम्स ने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भाई आप गलत बोल रहे, सही बोल रहे मोहम्मद जी। नेक्स्ट, टीचर्स के लिए क्या कहता है एनसीएफ हमारा? टीचर्स के लिए क्या कहता है हमारा एनसीएफ? देख लेते हैं। अध्यापक एक सुविधा प्रदान करने वाला है। अध्यापक का रोल क्या है? फैसिलिटेटर, डिक्टेटर का नहीं। ये क्वेश्चन आया है भाई अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005, द रोल ऑफ टीचर, द रोल ऑफ टीचर इज फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर का मतलब होता है कि टीचर को बच्चे के लर्निंग को बहुत इजी बनाना, लर्निंग को इजी बनाना ताकि बच्चों को पढ़ाई बोझ ना लगे, ठीक है। ओके, चलो आगे देख लेते हैं भाई क्या है। टीचर को समय समय पर ट्रेनिंग देना, कि टीचर्स को है ना अपडेट करते रहना चाहिए। ट्रेनिंग देंगे तो टीचर अपडेट होगा और वो नई नई टेक्निक सीखेगा, फिर वो बच्चों को उस टेक्निक से पढ़ाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, स्कूल, स्कूल के बारे में क्या बोला गया है हमारी एनसीएफ 2005 में, देख लेते हैं। स्कूल का एटमॉस्फेयर फ्रेंडली हो, बच्चों को वहां आने में आनंद आए। वेंटिलेशन होना चाहिए, लाइटनिंग हो, लाइटनिंग भी होनी चाहिए। डेस्क प्रॉपर हो, टीचर स्टूडेंट रेशो टीचर स्टूडेंट रेशो का पालन होना चाहिए। पुस्तकालय की व्यवस्था होनी चाहिए, मींस लाइब्रेरी फैसिलिटी होनी चाहिए। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी होना चाहिए स्कूल में। पूरे देश में कॉमन स्कूल सिस्टम हो, पढ़ाई का सिस्टम एक हो, यानी कि पूरे स्कूल में पढ़ाई का सिस्टम एक होना चाहिए। जैसे एनसीईआरटी जो बुक डिजाइन करती है वो पूरे हर स्टेट में एक जैसी होती है, लैंग्वेज उसकी अलग अलग हो सकती है, ठीक है। डिक्टेटर का मतलब होता है सिर्फ डिक्टेट करने वाला, बस बोलने वाला, प्रवक्ता, ठीक है। टीचर को प्रवक्ता नहीं होना चाहिए, फैसिलिटेटर होना चाहिए, बच्चों की लर्निंग को इजी बनाने वाला होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल एंड मैनेजिंग बॉडी रोल। प्रिंसिपल का और मैनेजमेंट का क्या रोल होता है कि प्रॉपर प्लानिंग हो, प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए और प्रॉपर मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए, ठीक है। एक तो हमें पूरी प्लानिंग करनी चाहिए एनसीएफ को इम्प्लीमेंट करने की, स्कूल में हर व्यवस्था के लिए हमारी एक प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है। और एजुकेशन भी बच्चों को पूरी मिल पाए इसके लिए भी एक बहुत अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए। और भाई प्रॉपर मॉनिटरिंग कि जो भाई हमने प्लानिंग की थी क्या वो अच्छे से इंप्लीमेंट हो पाई, उसको अच्छे से क्या करना है भाई, इंप्लीमेंट करके उसको अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है। तो हमें बीच बीच में मॉनिटर भी करना है, कहीं कोई दिक्कत आए तो उसको सोल्व करो। कॉमन स्कूल सिस्टम मतलब कि समान शिक्षा प्रणाली, पूरे देश में शिक्षा प्रणाली एक है हमारे, ठीक है, कि भाई ये टॉपिक्स इस क्लास में पढ़ेंगे, ये टॉपिक इस क्लास में पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। चलो भाई आगे करते हैं। समुदाय का क्या रोल है? आदर्श को स्कूल में बुलाकर मोटिवेट स्पीच दिलवाना कि ये यहां जा सकता है। देखो भाई
कई बार कम्युनिटी का रोल होता है। अभी नीरज चोपड़ा है, उन्होंने एक गोल्ड मेडल जीता, जिससे क्या प्रभावित हुआ, आसपास के लोग भी बहुत प्रभावित हुए कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। क्या होता है, अगर किसी बच्चे ने अच्छा किया तो उसको स्कूल में बुलाए तो बहुत सारे बच्चे भी मोटिवेट होते हैं और उस चीज को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इससे मोटिवेशन मिलती है बच्चों को। नेक्स्ट देख लेते हैं, भाषा, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला कहां से आया था? कोठारी कमीशन, कोठारी कमीशन 1964 से 66 तक थी। थ्री लैंग्वेज का फॉर्मूला है, फर्स्ट लैंग्वेज का मतलब है होम लैंग्वेज, मातृभाषा। सेकंड लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज का मतलब हुआ जो हिंदी स्पीकिंग है उसके लिए दूसरी लैंग्वेज, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज या इंग्लिश भी हो सकती है। पहली भाषा तो मातृभाषा, मातृभाषा के अलावा बच्चा कोई भी दूसरी भाषा सीखे, जैसे उसने दूसरी मातृभाषा, दूसरी लैंग्वेज सीखी इंग्लिश, तो उसकी सेकंड लैंग्वेज क्या हो गई? इंग्लिश। और नॉन हिंदी स्पीकिंग के लिए कौन सी होगी? इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज। थर्ड लैंग्वेज का मतलब होता है जो लैंग्वेज उसने दूसरी लैंग्वेज के रूप में नहीं ली, वो कोई तीसरी लैंग्वेज सीख रहा है, जैसे फ्रेंच सीख ली। ठीक है, उसने पहली लैंग्वेज ली हिंदी, उसकी मातृभाषा, दूसरी भाषा उसके लिए इंग्लिश हो गई, तीसरी भाषा उसके लिए कौन सी हो गई भाई? कोई उसने अलग लैंग्वेज सीख ली, जैसे कि फ्रेंच सीख ली, स्पेनिश सीख ली। ठीक है, नेक्स्ट हम सेकंड लैंग्वेज के रूप में, चलो आगे देखते हैं भाई। मैथ्स के बारे में क्या बोला गया है? सोच गणित वाली होनी चाहिए, सिर्फ मैथ में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये आ गया, सिर्फ यही नहीं, रीजनिंग भी होना चाहिए, थिंकिंग भी होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी, जिससे हमारी सोच डेवलप हो। हमें सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ही बच्चों को नहीं समझाना, बच्चों में थिंकिंग डेवलप करनी है, रीजनिंग डेवलप करनी है। ठीक है, ये सारी चीजें तर्क वितर्क कर सके बच्चे। ओके, नेक्स्ट साइंस। साइंस प्रैक्टिस बेस्ड होनी चाहिए, यानी कि बच्चों में जो क्यूरियोसिटी और ऐसी शिक्षा दो जिससे बच्चों की जिज्ञासा और उनको उनकी क्रिएटिविटी डेवलप हो, ऐसी हमारा साइंस में एक्टिविटीज करवानी चाहिए। ठीक है, चलो भाई, अब कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो अपना। अब किसी का कोई डाउट है तो भाई आप लोग पूछ सकते हो। देखो इसमें से कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं। एनसीएफ कौन बनाता है? 4 बार बने। अप्रोच, प्रोफेसर, इसके डायरेक्टर कौन थे? एनसीईआरटी के 5 रीजनल ऑफिसेस कहां पर हैं? इसके 5 गाइडिंग प्रिंसिपल से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन आएगा। चलो अब पूछो भाई अपने डाउट, किसी को कोई डाउट है तो। देखो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला का मतलब है कि 3 लैंग्वेज बच्चे को स्कूल में सिखानी चाहिए। जैसे मैं हूं, मैं हिंदी भाषा की हूं, ठीक है, तो मेरी पहली लैंग्वेज तो मातृभाषा मेरी हिंदी हो गई। ठीक है, अब दूसरी लैंग्वेज जो स्कूल में पढ़ाई जाएगी, जैसे इंग्लिश पढ़ाई जाती है, तो मेरी दूसरी लैंग्वेज इंग्लिश हो गई। अब जो लैंग्वेज मैंने दूसरी लैंग्वेज के रूप में धारण कर ली, उसको नहीं मुझे तीसरी लैंग्वेज के रूप में धारण करना है। तीसरी लैंग्वेज कोई और होनी चाहिए हिंदी इंग्लिश के अलावा। ठीक है, आज क्लास भाई 2:15 से स्टार्ट हुई है 3 बजे तक। ये साइंस पेडागोजी की क्लास है। एनसीएफ के ईयर्स आपको मिल जाएंगे भाई इसी में। क्वेश्चंस हम सारे करेंगे। 3 पिलर ऑफ एजुकेशन, 3 स्तंभ, शिक्षा के 3 स्तंभ किसने दिए थे? पी नाइक ने। शिक्षा के 3 स्तंभ, ओके। एडम्स ने दिया था द्विमुखी प्रक्रिया, शिक्षा की द्विमुखी प्रक्रिया।
क्वेश्चंस हम करेंगे, पहले सिलेबस टॉपिक्स पढ़ ले, फिर क्वेश्चन करने में मजा आएगा। अभी मैं क्वेश्चन ले आई, आपने टॉपिक ही नहीं पढ़ा तो आंसर कैसे दे दोगे? तुक्के मारोगे? तुक्के नहीं मारने हैं, पहले पढ़ो फिर आंसर दो। ठीक है, अब इसके बाद भाई 4 बजे आप लोगों की क्लास स्टार्ट होने वाली है मैथ्स पेडागोजी की। उसमें हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो उस क्लास में दोबारा मिलते हैं। ठीक है, चलो भाई, अब हम मिलेंगे 4 बजे वाली क्लास में, सब रेडी रहना। पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, क्वेश्चन यहां से जरूर आता है एग्जाम में, तो इसकी तैयारी अच्छे से कर लेना। ओके, चलो चलते हैं भाई, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।